हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं पहले समझिए कि हम लोग स्टडी क्या करने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा इसको गौर से समझा जाए। और अभी जो भी बातें मैं बताने वाला हूं उसको अभी उतारने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बोलूँगा कि हाँ अब आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाइए तभी आप लोग बनाइएगा। अभी अपना पूरा ध्यान हम लोग को वीडियो को, अपने कॉन्सेप्ट को समझने में लगाना है। तो समझिए कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, बोला जाए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर कर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। ये एक केमिकल रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर कर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। इन जनरल बोले तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा तो एनर्जी में चेंजेज आएगा। फॉर एग्जांपल समझिए भाई, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो ये तो कंफर्म है कि ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी में क्या होगा, हम लोग का चेंजेज होगा। तो हम लोग वही समझने जा रहे हैं। एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वाई एक्सिस पर एनर्जी लिया जाएगा, वाई एक्सिस पर एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस लिया जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जैसे जैसे कन्वर्जन हो रहा है, भाई रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ और होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ और होती है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन या रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसेस में या रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, एनर्जी में कैसे कैसे चेंजेज आ रहे हैं, हम लोग उसी को समझने जा रहे हैं ग्राफिकली। तो हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी में जो चेंजेज आते हैं उसी को हम लोग ग्राफिकली समझने जा रहे हैं। तो समझिए ग्राफिकली इन सब चीज़ों को। तो अभी मैंने जैसा कि बोला, उतारना कुछ भी नहीं है, पहले समझिए। आप लोगों को प्रॉपर वे में नोट्स मिल जाएगा बोर्ड पर बनाया हुआ। तो वाई एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं, तो वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं एनर्जी। वाई एक्सिस हम लोग का एनर्जी का है, वाई एक्सिस एनर्जी का। और एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं, रिएक्शन प्रोग्रेस। हम लोग का एक्स एक्सिस रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस, या इसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग कहते हैं। रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, समझिएगा। अब लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग चलें तो ये बताइए, स्टार्टिंग में कौन होता है, रिएक्टेंट, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में क्या मिलेगा, हम लोग का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझिए कि रिएक्टेंट को इस ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट किया जाए, लेफ्ट में या राइट में। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम लोग राइट की ओर जा रहे हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, एक्स एक्सिस रिएक्शन प्रोग्रेस का है। ध्यान दीजिए मेरे फिंगर पर, मेरे हाथ के मूवमेंट पर, रिएक्शन प्रोग्रेस राइट की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे राइट की ओर जाएंगे, रिएक्टेंट से क्या कन्वर्जन, प्रोडक्ट में कन्वर्जन। मतलब यहाँ पर जो भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होना चाहिए और रिएक्टेंट लेफ्ट की ओर होना चाहिए। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ग्राफ जैसा भी होगा, प्रोडक्ट राइट में होगा और रिएक्टेंट लेफ्ट में होगा। अब आगे आते हैं। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एनर्जी बोला जाए तो रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। या एक केस ऐसा ही बोल दे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का एनर्जी बराबर है। तो हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का केस लेकर चलेंगे, प्रैक्टिकल केसेस। तो दो केसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा या प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम। तो समझिए, अगर हम बोले कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, पहला केस लेकर चल रहे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो एनर्जी हम लोग का वाई एक्सिस पर है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर में होगा और जिसकी एनर्जी कम वो नीचे में रिप्रेजेंट करेंगे।
अब समझिए, मैं दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एक ये, दूसरा ये। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ किसे बोला जाए, यहाँ पर जो भी स्पेसीज होगा, जैसा भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर किसको रखेंगे, रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को? तो भाई ये लेफ्ट में है, हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस राइट की ओर जा रहे हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस राइट की ओर, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। अब जरा एनर्जी पर ध्यान दीजिए, तो रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। एक पॉसिबिलिटी तो ये था। दूसरा ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरा केस हम लोग ये भी ले सकते हैं, बोले कि नहीं रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये दिखा दिए रिएक्टेंट, ये दिखा दिए प्रोडक्ट। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट वाला हम लोग का रिएक्टेंट कहलाएगा, राइट वाला हम लोग का क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अब एनर्जी पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। तो दो पॉसिबिलिटी हम लोग का प्रैक्टिकल केसेस में बोले तो या तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, या तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम होगी। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ जैसा भी होगा, स्टार्टिंग में हम लोग का क्या रहेगा, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्राफ का एंडिंग जो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट का। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट ऊपर में, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो फिर प्रोडक्ट को ऊपर में कर देंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस हम लोग समझ गए। अब आगे आते हैं, हम लोग पहला केस एक एक कर लेकर चले। बोले कि नहीं प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो एनर्जी रिएक्टेंट की कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो समझिए, अब रिएक्टेंट मान ले कि हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये हम लोग का रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कैसे होगा, हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो पहले से जानते हैं। रिएक्टेंट यहाँ पर, तो ये वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट के एक्चुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिएक्टेंट का एक्चुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिएक्टेंट का एक्चुअल एनर्जी इतने के बराबर है। ये हाइट रिएक्टेंट के एक्चुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए याद कीजिए, दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एक एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। उन सब चीज़ों को मैं रिकॉल करता हूं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते समय उनमें एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। मान ले कि हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया गया कि सर्टेन मिनिमम एनर्जी इतना, कम से कम इतना एनर्जी तो होना ही चाहिए। तो याद कीजिए, रिएक्टेंट का एक्चुअल में एनर्जी तो इतना ही है, जबकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए कोलाइड करते समय मिनिमम इतना एनर्जी होना ही चाहिए। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये हम लोग का थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये वाई एक्सिस एनर्जी का था हम लोगों का। चलिए, तो ये बताइए, रिएक्टेंट की एक्चुअल एनर्जी तो इतनी है, अभी हमें उसे इतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा इतना एनर्जी जो हम लोग देंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, ठीक है ना, जब उसको हम लोग एनर्जी देंगे तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये आ गया अब थ्रेशोल्ड पर। जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर उनका एनर्जी हुआ, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन क्या होगा, स्टार्ट होगा। और याद कीजिए, प्रोडक्ट में कन्वर्जन तभी होगा जब नया बॉन्ड बनेगा, और अगर नए बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर एनर्जी क्या होने लगेगा, रिलीज होने लगेगा। तो मैं प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं, ये रिएक्टेंट का एक्चुअल एनर्जी था, रिएक्शन होने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी हमें चाहिए, तो इतना एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। बाहर से एनर्जी हम लोग सप्लाई किए, रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो थ्रेशोल्ड के बराबर आया। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड के बराबर आएगा,
कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन करेंगे, जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्जन होंगे नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, ये यहाँ पर प्रोडक्ट कर देते हैं, ये ग्राफ नीचे चला जाएगा और ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बेसिक ग्राफ था, एक एक करके चीज़ों को समझिए। यहाँ से लेकर ये जो हम लोग का हाइट है, ये हाइट कौन सा एनर्जी को बतला रहा है, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बतला रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट, अब याद करें हम लोग, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किसके बराबर हो गई, थ्रेशोल्ड के बराबर। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये एक्टिवेटेड स्टेट हुआ। तो ग्राफ का एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस ग्राफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो एक्टिवेटेड स्टेट को बतलाता है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट एक्टिवेटेड स्टेट को बतलाता है। सब चीज़ें अभी समझिए, जरा भी उतारना नहीं है, ग्राफ को मैं फ्रेश फिर से बना दूंगा। चलिए, तो रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट को एनर्जी देते गए देते गए देते गए, ये एक्स्ट्रा एनर्जी इतना दिए और जैसे इतना एक्स्ट्रा दिए थ्रेशोल्ड के बराबर आ गया, वहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हो गया। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट ये रिएक्टेंट के एनर्जी को बतला रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट ये प्रोडक्ट के एनर्जी को बतला रहा है। उसी को हम लोग यहाँ पर इंथाल्पी भी बोल रहे हैं। तो ये इंथाल्पी हो गया रिएक्टेंट का, ये इंथाल्पी हो गया प्रोडक्ट का। और हम लोग इंथाल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, तो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ अगर हम लोग ग्राफ देखें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये हाइट आएगा। तो ये जो हाइट है, ये हाइट क्या बतला रहा है, डेल्टा एच को बतला रहा है। और प्रोडक्ट की इंथाल्पी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की इंथाल्पी कम है, तो ये साइन क्या आएगा हम लोग का, पॉजिटिव। मतलब ये जो ग्राफ बताया जा रहा है कौन से रिएक्शन का, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो हम लोग ये जो ग्राफ सीख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ये ग्राफ है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब ऐसा बोले हम लोग कि नहीं, रिएक्शन रिवर्सिबल था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो अगर रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दें तो ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट की एक्चुअल एनर्जी इतनी है, लेकिन P से R बनने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी उसे चाहिए। तो ये बताइए, एक्चुअल एनर्जी इतना, मिनिमम कम से कम इतना चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, तो इतना एनर्जी हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये रिवर्सिबल का हुआ, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए। तो ये हाइट एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये हाइट एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का। गौर से देखिए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दें तो ये माइनस जैसे ही करेंगे इतना हाइट हम लोग का कट जाएगा। तो ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। यहीं पर ग्राफ में देखा जाए, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी और ये बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस करेंगे इतना चला जाएगा। मतलब डेल्टा एच बराबर एक और फॉर्मूला आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो ये ग्राफ हम लोग का कंप्लीट हुआ। और भी एक पॉइंट, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग एक्टिवेटेड स्टेट या इसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। तो ध्यान दें, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का जो ग्राफ होता है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट किसको बताता है, तो एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट को बतलाता है। अभी जो ग्राफ हम लोग किए हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का, साथ साथ एक एलिमेंट्री रिएक्शन ये है। तो अब पूछा जाएगा कि सर ये एलिमेंट्री कैसे हो गया, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हम लोग ग्राफ रिएक्शन प्रोग्रेस वर्सेस एनर्जी का ग्राफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ जैसे ही करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ एलिमेंट्री रिएक्शन का है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का है। तो
तो अभी मैं बता देता हूं, ये जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया है ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ है। तो आप लोग को ये सब उतारने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राफ को फिर से फ्रेश बना देता हूं। एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, यहां तक के वीडियो को एक बार रिपीट कर कर भी सुन लीजिए, एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट कर कर सुनिए, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ को मैं फ्रेश बना देता हूं, आपको इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग पूरे ग्राफ को उतार सकते हैं, वही ग्राफ हम लोग का दिया गया है। ये ग्राफ का स्टार्टिंग रिएक्टेंट को बतला रहा है, ग्राफ का एंडिंग प्रोडक्ट को बतला रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखें, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का जैसा भी ग्राफ होगा, एलिमेंट्री हो कॉम्प्लेक्स हो, स्टार्टिंग हमेशा रिएक्टेंट और एंडिंग पर हमेशा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। ये हाइट क्या बतला रहा है, ये डेल्टा एच है, और डेल्टा एच निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का। सारा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बनाया हुआ है, ग्राफ को अपने कॉपी में आप लोग उतारें। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। तो जरा यहीं से देखकर सोचिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसा होना चाहिए, बस स्लाइड चेंजेज हो जाएगा भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव। तो ये बताइए डेल्टा एच निगेटिव कब होगा, जब रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज्यादा होगा, एच पी लेस देन एच आर। तो डेल्टा एच निगेटिव तभी होगा जब रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज्यादा, तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम। तो इस ग्राफ में चेंजेस क्या होगा, प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा, रिएक्टेंट ऊपर आ जाएगा। ग्राफ का नेचर यही रहेगा, बस स्लाइड चेंजेस एक्सोथर्मिक में, प्रोडक्ट नीचे और रिएक्टेंट ऊपर। तो इस ग्राफ को आप लोग उतारिए पूरा बढ़िया से। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ पर। अब हम लोग आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ पर। ग्राफ को समझिए भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डेल्टा एच निगेटिव होगा। डेल्टा एच निगेटिव कब होगा, जब रिएक्टेंट का एंथैल्पी या एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ का स्टार्टिंग रिएक्टेंट को बतला रहा है, ये हम लोग का स्टार्टिंग है, ये एनर्जी देते गए देते गए देते गए, मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुँचा। जैसे ही थ्रेशोल्ड पर पहुँचा, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी डिक्रीज करते 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 यहाँ तक फाइनल में क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, डिफरेंस लेंगे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव। तो ये जो हाइट बतला रहा है ये डेल्टा एच को बतला रहा है विथ साइन के साथ में। अब हम लोग का फॉर्मूला ये वाला चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ये इतना है, ये फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कीजिए, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड नहीं करना है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो हाइट तो इतना ही आएगा, विथ साइन के साथ में आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, दोनों केसेस में इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। आंसर साइन के साथ में आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एंडो और एक्सो के अलग अलग फॉर्मूला नहीं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, और आंसर जो आएगा हमें विथ साइन आएगा। चलते अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मिनिमम इतना एनर्जी होना चाहिए था। तो ये जो हाइट है यहाँ पर देखिए, ये हाइट, ये कौन सा एनर्जी हो गया हम लोग का, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी। भाई रिएक्टेंट यहाँ था, रिएक्टेंट का एक्चुअल एनर्जी इतना है, कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा इतना एनर्जी हम लोगों ने दिया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का। वैसे प्रोडक्ट की बात करें, पी यहाँ पर है, प्रोडक्ट यहाँ पर है,
P से R बनने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी होना चाहिए था, ये प्रोडक्ट का एक्चुअल एनर्जी, जबकि मिनिमम इतना होना चाहिए। तो इतना एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग क्या किए, दिए। तो इतना एक्स्ट्रा एनर्जी दिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका हुआ, बैकवर्ड का। और ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट किसको बतला रहा है, एक्टिवेटेड या ट्रांजिशन स्टेट को। तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ उतारिए। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ पर। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ पर आने से पहले ये सब पूरा उतारिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ पर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझें, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ पर आएंगे। तो कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है ए से बी। अब इस केमिकल रिएक्शन का रेट ला लिखा जाए तो R इक्वल टू के ए की पावर क्या, n। रिएक्शन बोले nth ऑर्डर का, तो इसका हम लोगों ने रेट ला लिख लिया के। अब जरा ध्यान दें, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे के का लार्ज वैल्यू, अगर के का वैल्यू लार्ज हो तो क्या इंडिकेट करेगा, रिएक्शन का रेट क्या है, फास्ट है। तो के का लार्ज वैल्यू फास्ट रिएक्शन को इंडिकेट करता है, और के का लो वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, तो स्लो रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो के का लो वैल्यू स्लो रिएक्शन को इंडिकेट करता है, और के का लार्ज वैल्यू फास्ट रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो समझा जाए, अब के का वैल्यू अर्हेनियस इक्वेशन पर हम लोग आ जाएं तो के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इस टर्म पर डिनोमिनेटर पर एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, ये डिनोमिनेटर उतना ही कम होगा, और डिनोमिनेटर जितना कम होगा के का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी डिनोमिनेटर उतना ही कम होगा, और डिनोमिनेटर जितना कम होगा के का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। और के का लार्ज वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, फास्ट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन, एक्टिवेशन एनर्जी का लो वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू लो, तो के का वैल्यू क्या मिलेगा, लार्ज। के का वैल्यू मिलेगा लार्ज, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट अब हम लोग को याद रखना है, बिल्कुल कंठस्थ रखना है। लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंडिकेट्स फास्ट रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी का लार्ज वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, तो स्लो रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर जाने से पहले ये पॉइंट हम लोगों के लिए समझना जरूरी था। लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंडिकेट्स फास्ट रिएक्शन, एंड लार्ज वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंडिकेट्स स्लो रिएक्शन। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग, लो वैल्यू ऑफ ई ए indicates, low value of EA indicates fast reaction, and large value of EA indicates slow reaction। एक्टिवेशन एनर्जी का लार्ज वैल्यू स्लो रिएक्शन को इंडिकेट करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी का लो वैल्यू फास्ट रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ को। बड़ा ध्यान से भी समझिएगा, अभी बिल्कुल भी बोर्ड पर से उतारने की, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ों को ध्यान से समझिए, और उसके बाद फिर वीडियो को पॉज कर बोर्ड पर से उतार लीजिएगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ है, तो सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो हम लोग स्टेप्स कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, अब ग्राफ को देखकर कैसे स्टेप्स पहचानना है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ दिखाया गया है इसमें दो पिक हैं,
और हमेशा याद में रखिए, चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट को बतलाता है। तो दो टॉप मोस्ट पॉइंट, एक टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर, दूसरा टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर। तो ग्राफ में दो पिक हैं, तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहां है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट यहां है। हमेशा ध्यान में रखिए, ग्राफ में जितने पिक्स होंगे वो रिएक्शन उतने ही स्टेप में हो रहा है। मतलब जितने ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स उतना ही होगा। अगर एक ट्रांजिशन स्टेट तो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। दो ट्रांजिशन स्टेट तो रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। तीन ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन तीन स्टेप्स में हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिवेटेड या ट्रांजिशन स्टेट। ग्राफ में जितने एक्टिवेटेड या ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स उतने के ही बराबर होता है। तो अब ग्राफ को देखकर हम लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि उस ग्राफ, वो जो रिएक्शन दिया गया है, जिस रिएक्शन का भी ग्राफ दिया गया है, वो रिएक्शन एक स्टेप में, दो स्टेप में या तीन स्टेप में, कितने स्टेप में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसे यहां पर ग्राफ बना दो इस तरीके से, तो इस ग्राफ में तीन एक्टिवेटेड स्टेट है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसका मतलब ये ग्राफ जिस रिएक्शन का भी दिया गया है, उस रिएक्शन में कितने स्टेप्स हैं, तो तीन स्टेप, वो रिएक्शन तीन स्टेप में हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ पिक्स को देखिए या नंबर ऑफ एक्टिवेटेड स्टेट को देखिए, कितने एक्टिवेटेड स्टेट है, जितने एक्टिवेटेड स्टेट हैं, ग्राफ रिएक्शन उतने ही स्टेप में हो रहा है। चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हम लोग को बॉटम एक दिखाई दे रहा है, एक वैली बना हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए कि यहाँ पर एक वैली के शेप में बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी की जैसा हम लोग जानते थे, ग्राफ का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, तो यहाँ क्या मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा। एंडिंग यहाँ पर हुआ है, यहाँ क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये यहाँ पर जो भी स्पेसिस दिखाए हुए जाएंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ए से लेकर आई तक ये हम लोग का पहला स्टेप है। ए से लेकर आई ये फर्स्ट स्टेप है, तब उसको स्टेप वाइज लिखा जाए। पहले तो आप लोग इसको कहीं रफ में लिख लीजिए, ये मैं अभी मिटाने वाला हूँ, ये अपने रफ में अभी कहीं लिख लीजिए, फिर अपना सीक्वेंस पे अपना नोट्स बना लीजिएगा। हमारे पास स्पेस की कमी है, इसको आप लोग उतार लीजिए, ये वाला पॉइंट आप उतारिए, ग्राफ को बाद में उतारिएगा। सिर्फ ये कहीं अपने कॉपी में लिख लीजिए, या लास्ट में मैं इसको लिख दूंगा, लास्ट में भी लिख दूंगा मैं, इसको भी मैं हटा रहा हूं। तो अगर हम लोग ग्राफ पर फोकस करें तो पहला स्टेप बाय चला जाए ग्राफ पर। पहले स्टेप की बात करें हम लोग, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो ए से लेकर आई ये पहला स्टेप है। तो स्टेप 1 में कौन सा रिएक्शन है, तो ए से आई। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप पर ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेप हम लोग का आई से भी, ये ग्राफ का ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ये सेकेंड स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए से लेकर आई तक का पार्ट ये फर्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन कौन सा है, तो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन है आई से बी। अब एक एक कर आते हैं। पहले स्टेप को ध्यान से देखिए और देखकर बताइए। आई का एनर्जी ज्यादा है, तो हम लोग देखते ही बोल सकते हैं पहला स्टेप कैसा है, एंडोथर्मिक। तो पहला स्टेप हम लोग का एंडोथर्मिक, डेल्टा H1 क्या होगा, हम लोग का पॉजिटिव होगा, डेल्टा H1 पॉजिटिव। अब सेकेंड स्टेप की बात कीजिए, तो आई से भी सेकेंड स्टेप देखते ही बता देंगे सेकेंड स्टेप कैसा है, तो एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा H2 क्या होगा, हम लोग का एक्सोथर्मिक। मतलब क्या हुआ, ग्राफ अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का दिया हुआ है तो सारा इंफॉर्मेशन ग्राफ से हम लोग को आ जाता है, सारा इंफॉर्मेशन। एक एक कर इंफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। अब पहले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी इतना है ये, और ये एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप का है। गौर से देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप का, और ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन से स्टेप का, पहले स्टेप का।
हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो। तो पहला स्टेप हम लोग का कैसा है, तो स्लो स्टेप है, पहला स्टेप स्लो स्टेप, और दूसरा स्टेप कैसा है हम लोग का, फास्ट स्टेप है। तो पहला स्लो स्टेप, तो ग्राफ को देखकर कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है सब पता चल जाता है। बस फोकस करना है एक्टिवेशन एनर्जी पर। जिस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा वो स्टेप स्लो हो जाएगा, और जिस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो स्टेप फास्ट हो जाएगा। हम लोग ओवरऑल रिएक्शन पर आ जाएं, तो आई और आई कैंसल आउट, ओवरऑल रिएक्शन क्या, तो ए से बी। अब ओवरऑल डेल्टा एच की बात कीजिए, ओवरऑल डेल्टा एच, तो ये रिएक्टेंट, इसका एनर्जी कम, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा, तो इसका मतलब डेल्टा एच ओवरऑल क्या आएगा हम लोग का, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अब आप लोग ग्राफ को पूरा उतार लीजिए। अब इस ग्राफ को समझिए, थोड़ा डिटेल से समझे हम लोग इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ भी दो स्टेप पे हो रहा है, दो पिक मिल रहा है, एक पिक यहाँ पर है दूसरा पिक यहाँ पर है, या बोले एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर, तो ग्राफ दो स्टेप में हो रहा है। हमें ग्राफ को देखकर सारा इंफॉर्मेशन निकालना है, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है कौन इंटरमीडिएट है, कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक कौन सा स्टेप एक्सोथर्मिक, सारा इंफॉर्मेशन इस ग्राफ को देखकर निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ये फर्स्ट स्टेप को बतलाता है, और यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ये सेकेंड स्टेप को बतलाता है। तो पहले स्टेप में हम लोग आ जाए, पहले स्टेप में तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, स्टार्टिंग में क्या है तो ए और बी है। तो भाई पहले स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना दे रहा है, सी बना दे रहा है। ये सी क्या था, इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप में हम लोग बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में ये सी से, ये देखिए सेकंड स्टेप, तो सी से क्या बन रहा है, डी और बी बन रहा है। तो सेकंड स्टेप की बात करें, सी से क्या बन रहा है, डी और बी बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की हम लोग बात करें, सी सी कैंसल आउट, बी और बी कैंसल आउट, तो ए से डी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ए से डी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, एकदम केमिकल काइनेटिक्स के स्टार्टिंग क्लास में ही, शुरू के ही क्लास में क्या पढ़े थे, वैसे स्पेसेस जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है लेकिन मैकेनिज्म में पाए जा रहे हैं, वह स्पेसेस या तो इंटरमीडिएट होते हैं या तो कैटलिस्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर पहचानिए भाई, सी स्टार्टिंग में था ही नहीं। हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो ए और बी था, सी तो था ही नहीं। सी पहले स्टेप में बना और दूसरे में खत्म हो गया। तो हम लोग का सी यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट है, सी हम लोगों का इंटरमीडिएट है। लेकिन बात करें बी की, तो बी स्टार्टिंग में भी था और लास्ट में भी है। ग्राफ को गौर से देखिए, बी शुरू में भी है और लास्ट में भी है। तो बी शुरू में पहले स्टेप में रिएक्ट कर गया लेकिन सेकंड स्टेप में बन भी गया, तो बी इंटरमीडिएट नहीं है, बी स्टार्टिंग से ही था, पहले स्टेप में रिएक्ट कर गया, सेकंड स्टेप में बी वापस बन गया है। बी क्या है हम लोग का, तो बी हम लोग का कैटलिस्ट है, बी हम लोगों का कैटलिस्ट है। अब बात करें ए की, तो ए हम लोग का क्या हुआ, रिएक्टेंट, ए हम लोग का रिएक्टेंट, और डी क्या है हम लोग का, तो डी हम लोग का प्रोडक्ट है, डी हम लोग का प्रोडक्ट। बाकी अब आप लोग बताइए, पहला स्टेप इंथाल्पी चेंज डेल्टा H1, दूसरा स्टेप इंथाल्पी चेंज डेल्टा H2, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज डेल्टा H। ये आंसर आप लोगों को खुद देना है। पहला स्टेप का इंथाल्पी चेंज बताइए क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरा स्टेप का इंथाल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। तो पहला स्टेप का इंथाल्पी चेंज पॉजिटिव है, दूसरे स्टेप का इंथाल्पी चेंज नेगेटिव है। अब कौन सा, हाँ,
ओवरऑल की बात करें तो देखिएगा डी और बी स्लाइटली ऊपर में है, ए और बी स्लाइटली नीचे में है। अगर ये हाइट हम लोग खींचे तो ये डी का ज़्यादा मिलेगा, ए का कम मिलेगा। मतलब ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हम लोग का, एंडोथर्मिक। अब कौन सा स्टेप स्लो, कौन सा स्टेप फास्ट, तो गौर से देखिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले स्टेप का, ये एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ज़्यादा वैल्यू, लार्ज वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, स्लो रिएक्शन। तो पहला स्टेप हम लोग का स्लो और दूसरा स्टेप क्या हम लोग का फास्ट है। चलिए आप लोग ग्राफ को पूरा उतार लीजिए।